अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आगाज़े किस्त में सुल्तान ने तहसीन पाशा और हाशिम साहब को बुलाया होता है। सुल्तान कहते हैं कि क्या आपने मालूम किया हाशिम साहब कि बेल को बरतानवी अमूर खारजा से क्या अहकामात मिले हैं। हाशिम साहब कहते हैं कि इसको लगा कि जैसे मैं आलम आफंदी हूँ, जैसे कबीले के सरबराह का बेटा हूँ, इसलिए इन्होंने अपना मंसूबा मुझे बता दिया। सुल्तान कहते हैं कि उनका क्या मंसूबा था। हाशिम बताते हैं कि बनी जैशम कबीले के सरदार बरतानिया के साथ मिल गए हैं। उस बेल खातून ने मुझे एक दस्तावेजात दिखाई। बनी जैशम कबीले के सरदार बरतानिया के साथ मुत्तफिक हैं। वो एक अलग रियासत कायम करना चाहते हैं और बाद में वो इसका खलीफा होने का दावा करेंगे। सुल्तान कहते हैं कि एक रियासत यमन में कायम की जाएगी और वो इनकी खिलाफत होगी। इस तरह अंग्रेज हिंदुस्तान के समंदरी रास्ते को यकीनी बनाएंगे और खिलाफत के दावे के साथ हमारा हिंदुस्तान के साथ मुसलमानों पर असर कम कर सकते हैं। इसके बाद हाशिम साहब चले जाते हैं। सुल्तान तहसीन पाशा को कहते हैं कि बनी जैशम कबीले के सरदार के बेटे आलिम साहब को बुलाओ, हम उसे अपना मेहमान बनाकर खेल खेलेंगे। इसका जाती तौर पर ख्याल रखा जाएगा। अगर बनी जैशम कबीला बरतानिया के साथ मुत्तफिक हो गया और बाकी कबीलों को भी कायल कर लिया तो बनी जैशम कबीले का सरदार अपने बेटे के लिए जरूर पाया तख्त आएगा। दूसरी तरफ अस्मा दौड़ती हुई बेल को बताती है कि आलम साहब ने हमारी पेशकश ठुकरा दी है। वो अपनी रियासत और खलीफा के साथ वफादार हैं। बेल कहती है कि अब्दुल हमीद इस नौजवान पर यकीन कर लेगा जिसे उसने हमारी जासूसी के लिए भेजा था। क्योंकि आलम के वालिद ने अंग्रेजों की हिमायत की, इसलिए वो आलम को बुलाएगा। आलम का रद्द अमल इसलिए होगा क्योंकि इसे नाजायज गिरफ्तार किया जाएगा। बेल मजीद कहती है कि इसके वालिद पाया तख्त आएंगे जब वो सुनेंगे कि इसके बेटे आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। हम इसके बाप को एक असल पेशकश करेंगे जिसका बेटा मजलूम है। दूसरी तरफ लुका टिसो मनोल के ज्वार खाने पहुँचता है। मनोल देखता है कि लुका टिसो की एक उंगली कटी है। लुका टिसो और मंगोल टेबल पर बैठ जाते हैं। मनोल कहता है कि अगर आपने मेरे लिए कुर्बानी न दी होती तो मैं अब तक मर गया होता। फहीम पाशा की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो बच्चों पर गोली नहीं चलाते। लुका टिसो कहता है कि जो वाहिद चीज हम इसके बारे में जानते हैं वो ये है कि आपने कैसे इससे अपनी जान बचाई। मुझे फहीम पाशा के बारे में मजीद बताओ। हम इस आदमी का शिकार कैसे कर सकते हैं अगर वो गलती करे। मनोल कहता है कि उसे गलती नहीं करना आती, मगर उसी वक्त के जब उन्हें बहुत गुस्सा आ जाए। लुका टिसो कहता है कि मतलब ये है कि अगर इतना कुछ हो भी गया तो उसे गुस्सा नहीं आया। मनोल कहता है कि फहीम पाशा जल्दी गुस्सा नहीं करते, वो बहुत नरम मिजाज हैं, लेकिन अगर वो नाराज हो गया तो इसकी आंखें कुछ नहीं देखेंगी। लुका टिसो कहता है कि हम उसे गुस्सा दिलाएंगे, खैरात बांटेंगे और शरबत बांटेंगे। दूसरी तरफ अब्दुल कादिर अपने भाई सलीम के साथ महल में निशानाबाजी कर रहे होते हैं। सलीम कहते हैं कि अब्दुल कादिर आपके बचपन में ही जाहिर हो गया था कि आपकी निशानाबाजी बहुत अच्छी है। अब्दुल कादिर कहते हैं कि जब हम बच्चे थे मैं आपसे बेहतर नहीं था भाई। सलीम कहते हैं कि हाल ही में आप और सबाहुद्दीन के दरमियान एक वाकया पेश आया। आप सबाहुद्दीन के साथ भाइयों जैसे थे। आपने इसके साथ मुझसे भी ज्यादा वक्त गुजारा। मैं फिक्रमंद हूँ कि ऐसा क्या हो गया। अब्दुल कादिर कहते हैं कि सबाहुद्दीन ने गफलत की, उसका गलत और खुद गर्ज होना। सलीम कहते हैं कि बाज़ाहिर लगता है कि उसने आपको नाराज कर दिया। अब्दुल कादिर इतने में बेदार सुल्तान अपने बेटे के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि मैंने बेटा पाकीज़ा से बात की है, वो जल्द ही महल में आएंगी। लेकिन अब्दुल कादिर कोई माकूल जवाब नहीं देते और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ तहसीन पाशा तालीमी इदारे पहुँचते हैं। वो आलिम साहब को कहते हैं कि आप मेरे साथ चलें। आलम कहते हैं कि मसला क्या है पाशा, क्या आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए ये तमाम पुलिस वाले लाए हैं? तहसीन पाशा कहते हैं कि हमारे सुल्तान ने आपको महल में मदऊ किया है आलम साहब। आलम कहते हैं कि दावत कब से पुलिस के साथ होने लगी है पाशा। तहसीन पाशा कहते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा मुनासिब फैसला करते हैं, अब आप हमारे साथ चलें। इतने में आलम अपना बैग उठाने के बहाने अपने साथी को कहते हैं कि मेरे वालिद को अभी टेलीग्राम कर दो। ये कहकर वो उनके साथ चले जाते हैं। इसके बाद मंजर पलटता है और पाकीज़ा की बहन मनोल के पास पहुंच जाती है।
मनोल पूछता है कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। वो कहती है कि मैं जरूरतमंद हूँ। जब मुझे पता चला कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मनोल कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई घर है या कोई मलकियत जो तुम दिखा सको। वो कहती है कि जी हमारे पास घर है मगर अभाजिया में है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। वहाँ से पैसे आने में कुछ वक्त लगेगा, मुझे फौरी तौर पर कुछ रकम चाहिए। मनोल कहता है कि मैं कैसे तुम पर यकीन कर लूं, अभाजिया तो बहुत दूर है। वो बताती है कि मैं आपको जमानत के तौर पर सिर्फ अपनी जबान दे सकती हूँ, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। मनोल कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो, एक औरत होते हुए भी यहाँ पहुँच गई और पैसे मांगे। मुझे यकीन है कि तुम अपना वादा पूरा करोगी। इसके बाद बेल को दिखाया जाता है जिसने अरबियों को बुला रखा होता है। बेल चारों तरफ नजर दौड़ाती है और कहती है कि आलम साहब नजर नहीं आ रहे। वो बताते हैं कि उसे महल बुलाया गया है, फिर वो वापस नहीं आए। बेल उन्हें उकसाती है और कहती है कि तुम्हारे दोस्त आलम को महल में हिरासत में रखा गया है और ये सब इसलिए हुआ कि उसने मुझसे बात की। अब आप बताएं कि क्या मैं कोई कातिल हूँ या एक रियासत मुखालिफ गद्दार हूँ। मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए अमन लाना चाहती हूँ, यही सब कुछ मैं जो चाहती हूँ कि तुम लोग एक मर्तबा आजाद होके सोचो। जुल्म उसी वक्त तुम्हें रोक देगा। मैं तुम्हें सिवाय दोस्ती के कुछ भी नहीं दे सकती। यही मेरे वाज़ेह ख्यालात हैं। ये कैसा इंसाफ है जहाँ जुर्म हुआ ही नहीं और सजा मिल गई। इसके बाद कमालुद्दीन को महल के अंदर दिखाया जाता है। उसकी नजर खतीजा पर पड़ती है और वो फौरन उसके पास चला आता है। कमालुद्दीन कहता है कि मैं आपके लिए बहुत परेशान था शहजादी। उस दिन जब वासफी ने हमें देख लिया था, इसके बाद मैं आपसे परेशान था कि कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं। खदीजा कहती है कि नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ जब मैंने उसे अफसुर्दा कर दिया जैसा कि मैं सबको अफसुर्दा करती हूँ। कमालुद्दीन कहता है कि क्या आपको यकीन है कि वो किसी को भी हमारे बारे में नहीं बताएगा। खदीजा कहती है कि वो नहीं बताएगा। इसी दौरान दोबारा वासफी अफंदी वहाँ पहुँच जाता है और वो कहता है कि खदीजा सुल्तान के आंसुओं की वजह से ही मैं आपको इस चीज पर सजा नहीं दे रहा, मैंने इस ताल्लुक की इजाजत नहीं दी आपको। खदीजा बोलती है कि इन्होंने बस ये पूछा कि मैं कैसी हूँ। वासफी अफंदी शदीद गुस्से में होता है और कहता है कि खदीजा सुल्तान, मैं आपको नहीं देखने आया, लेकिन मैं आपको मना करूँगा क्योंकि आप मेरे निकाह में हैं। कमालुद्दीन कहता है कि मैं आपकी इस बात पर रद्द अमल देने की हालत में नहीं। वासफी अफंदी चीख कर कहता है कि आप ना तो अपनी होने वाली बीवी पर रद्द अमल दे सकते हैं और ना ही अपनी होशमंदी पर। दूसरी तरफ हाशिम साहब अस्मा के पास पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि मैं बेल से मिलना चाहता हूँ। अस्मा कहती है कि आपने जो कहना है मुझे बता दें। हाशिम साहब कहते हैं कि मैंने वो पेशकश मान ली जो उन्होंने मुझसे की थी। अस्मा कहती है कि बेल ये सुनकर बहुत खुश होंगी। इसके बाद सुल्तान के पास महमूद पाशा कुछ चीज देते हैं। सुल्तान कहते हैं कि ये क्या चीज है। महमूद पाशा कहते हैं कि मेरे सुल्तान, ये सारी दस्तावेजात दुरुस्त हैं। एक मर्तबा यहूदियों ने मुझसे मदद मांगी थी, मैंने उनकी जितनी मदद कर सकता था की। सुल्तान कहते हैं कि आपकी इमदाद सयोनी कांग्रेस के लिए थी महमूद पाशा। महमूद पाशा कहते हैं कि मगर मुझे ये लगा कि पैसे हमारे लिए नहीं है बल्कि ये लोगों के लिए जमा किए जा रहे हैं। सुल्तान कहते हैं कि हम आपको वजीर आजम बनाने जा रहे थे महमूद पाशा, मगर अब हम ऐसा नहीं करेंगे। महमूद पाशा कहते हैं लेकिन मेरे सुल्तान, इन दस्तावेजात से क्या फर्क पड़ता है? मेरा मतलब है कि मैंने वाकई में मदद के लिए ये सब कुछ किया। सुल्तान कहते हैं कि अगर हम आपको वजीर आजम बना भी दें तो भी ये दस्तावेजात आपको जहमत देंगी पाशा। आखिर में हम आपको वजीर आजम के ओहदे से हटा देंगे। आपको समझाने के लिए देखें, हम आपको इस जगह जीने के लिए लाए हैं, लेकिन अगर आप वजीर आजम होंगे तो आपने देख लिया कि आपको इसका सामना करना पड़ेगा। रियासत की खिदमत सिर्फ एहतियात से नहीं की जाती। महमूद पाशा कहते हैं कि मैंने ऊंचे तरीन ओहदे से रियासत और कौम की खिदमत करने के लिए खुद को तैयार किया। सुल्तान कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता पाशा। जो कोई रियासत में दिलचस्पी रखता है उसे अपने माजी का भी ख्याल रखना होगा। एक दिन आएगा जब इन दस्तावेजात को सामने लाया जाएगा, फिर आपको वो करना पड़ेगा जो वो कहेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते महमूद पाशा, हम आपके माजी पर इन्हिसार नहीं कर सकते, हम आपके मुस्तकबिल पर इन्हिसार कर भी लें। इस वादे को न भूलिएगा जो आपने मुझसे किया था। आप एक वफादार पाशा की हैसियत से अपनी खिदमत जारी रखेंगे। महमूद पाशा सुल्तान की बात सुन के शदीद गमगीन हो जाते हैं और तकरीबन रोने वाले हो जाते हैं।
दूसरी तरफ बारबूस बेल के पास शदीद गुस्से की हालत में पहुंचता है और कहता है कि आप अब मजीद कुछ भी नहीं करेंगी। मैंने वो काम कर लिया है जो अंग्रेज अमूर खारजा ने आपको दिया था। इसके बाद मैं काम को खुद संभालूंगा। आपकी आजिज़ी कभी भी अरबी बगावत को शुरू नहीं करवा सकती। बारबूस कहता है कि आपके पास इसकी ताकत नहीं, मैं अपनी ताकत कमजोरों से ले लेता हूँ। बेल, आपको अपनी कमजोरी का अंदाजा हो जाएगा जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बताया है। बेल कहती है कि मेरी कमजोरी क्या है बारबूस? बारबूस बताता है कि इंसानों से प्यार। अरब कबाइल के सरदार के बच्चों को बचाने के लिए आपने उन्हें किसी जगह छुपाया हुआ है। अस्मा बताती है कि हिफाजत के लिए मैंने नौजवानों की जगह ल्यूका को बता दी थी। बारबूस कहता है कि इस बारे में फिक्रमंद न हो कि मुझे कैसे पता चला और कहां से पता चला। बेल, बस इस बारे में फिक्र करें कि पता चलने के बाद मैं क्या करूंगा। बेल कहती है कि आप मुझे किस चीज पर धमका रहे हैं? बारबूस कहता है कि इन सब बच्चों को धमाके में उड़ा देने से मैं आपको धमका रहा हूँ। क्या आप चाहती हैं कि जिन बच्चों को आपने अब्दुल हमीद से बचाने के लिए अगवा किया वो मर जाएंगे? आप नहीं चाहती कि ये आपकी कमजोरी बने। अफसोस के साथ अब आप अंग्रेजी सिफारत खाने जाएंगी और अरब जजीरे का काम मुझे दे देंगी। बारबूस के जाने के बाद बेल कहती है कि ये आदमी जालिम और कातिल है। अस्मा कहती है कि अब हम क्या करेंगे? बेल सख्ते में आ जाती है और कहती है कि मैं इन नौजवानों को बिल्कुल भी मरने नहीं दे सकती अस्मा, मैं अब सिर्फ जहन्नम में जलना चाहती हूँ। अगर एक नौजवान मरने जा रहा है तो गारत हो सियासत, मुल्क की मफादात गारत हो। मैं अपनी सारी ख्वाहिशों से, हर चीज से दस्तबरदार होती हूँ जब तक कि एक नौजवान को तकलीफ पहुँचे। अस्मा कहती है कि बारबूस हरगिज नहीं रुकेगा, वो नौजवानों की मैयतों को उनके वालिदैन के सामने फेंक देगा। बेल कहती है कि मैं साफ और शफाफ रास्ते को बारबूस के हाथों खून से आलूदा नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ फहीम पाशा को निशानाबाजी करते दिखाया जाता है। इतने में उसका साथी आकर बताता है कि मनोल ने शरबत तकसीम किया था। उन्होंने 25 बच्चों में ये तकसीम किया। इनमें से ज्यादातर ने इसे पसंद नहीं किया और जाया कर दिया, लेकिन 2 बच्चे मर गए। फहीम पाशा मुसलसल फायरिंग कर रहे होते हैं और बात सुन रहे होते हैं। फहीम पाशा कहते हैं कि मेरे शहर में मेरे भरोसे में छोड़े गए बच्चों को जहर दे दिया गया और मुझे इनके मरने के बाद पता चला जानिसारो। फहीम पाशा शदीद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? हमने माओ का दूध पिया है, हमारे सुल्तान ने हमें जिम्मेदारी क्यों दी है? क्या जो नसीहतें हमारे बाप दादाओं ने हमें की थी वो हमने कर दी? मेरे जानिसारो, मेरा सब्र जवाब दे गया है। मेरा गुस्सा घोड़े की पीठ पर बैठकर सरपट दौड़ रहा है। अब मुझे बताओ कि मुझे कोई और दलील दे जिसकी वजह से मुझे मनोल को और इसके खानदान को मिटाना न पड़े। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। दूसरी तरफ अरबियों के पास बारबूस खुद पहुंच जाता है और कहता है कि जवानों, आप लोग हमेशा धोखा खाते रहे हो। अरबी कहता है कि आप कौन हैं? बारबूस बताता है कि मैं वो हूँ जिसने आपकी जान बचाई। बेल तुम्हें अब्दुल हमीद के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करने जा रही थी। अब्दुल हमीद तुम्हारे बाप की बगावत से डर कर तुम्हें मार देगा, जैसा कि वो बनी जैशम कबीले के सरदार के बेटे आलिम के साथ करेगा, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैं आपको बहुत जल्द सैलानी भेज दूंगा और फिर कश्ती के जरिए आपके मुल्क तक पहुंचा दूंगा। अरबी कहता है कि हमें वाकई में मालूम नहीं था कि होने क्या जा रहा है। आलम साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया है? हम अभी तक इधर क्यों हैं? हम नहीं जानते कि बेल खातून हमसे क्या चाहती है। बारबूस कहता है कि बस ये जान लो, मैं आप लोगों की जान बचा रहा हूँ। दूसरी तरफ सुल्तान तहसीन पाशा से सवाल करते हैं कि सलीम पाशा ने ये दस्तावेजात अभी क्यों दिए हैं? तहसीन पाशा कहते हैं कि मेरे सुल्तान, शायद इनको अभी मिले हों। सुल्तान कहते हैं ये तो और भी बदतर है, अगर इसे ये अभी मिले हैं तो फिर कोई मेरे फैसले को मुतासिर करना चाहता था। तहसीन पाशा कहते हैं कि सुल्तान, क्या आपको सलीम पाशा पर कोई शक है? सुल्तान कहते हैं कि क्या अब भी मैं उस पर शक न करूं पाशा? वो मुझे इस वक्त दस्तावेजात दे रहा है जब मैं फैसला कर चुका हूं। तहसीन पाशा कहते हैं कि अगर वो ये दस्तावेजात न लाता तो क्या ये गद्दारी न होती सुल्तान? सुल्तान कहते हैं ये भी बात ठीक है, लेकिन मुझे शक है कि वो लोग जिन्होंने सलीम पाशा को ये दस्तावेजात दी हैं, हो सकता है कि वो एक वफादार पाशा को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहते हो। तहसीन पाशा, आप सलीम पाशा का पीछा करें और जानने की कोशिश करें कि वो किससे बात कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हुआ।